प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम आज फिर प्रश्नों की श्रृंखला में एक और कड़ी को जोड़ने का काम करेंगे। आज की क्लास में कुछ प्रश्नोत्तरियों पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। हम प्रतिदिन इसी टाइम पे आपको वीडियो देते रहते हैं। 30 प्रश्न 40 प्रश्नों का मैराथन। अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। हमारी प्लेलिस्ट में प्रश्नोत्तरियों का जो श्रृंखला है वह पड़ा हुआ अच्छे अच्छे प्रश्न संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए सभी वीडियो हमारी महत्वपूर्ण रूप से अच्छी लगेगी। आप देखिएगा, अच्छी लगेगी ज़रूर। आज हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 से हम लोग शुरू करेंगे। तो 61 में कह रहे हैं कि शतक त्रय के लेखक हैं, अमरूक हैं कि भर्तृहरि हैं कि माघ हैं कि इनमें से कोई नहीं है। हम प्रश्न तो एक ही करते हैं, एक ही लिखा ही होता है, लेकिन हम लोग व्याख्या के दौरान एक ही प्रश्न में दो चार प्रश्नों का भी हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि शतक त्रय के लेखक हैं, तो शतक त्रय के लेखक कौन हैं? भर्तृहरि जी हैं। महाकवि माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल वध है। तो इस प्रकार से और भी प्रश्न हम बना देते हैं। तो माघ की रचना कौन? शिशुपाल वध। शिशुपाल का उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व माना जाता है और सभा पर्व और शिशुपाल वध के नायक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भर्तृहरि जी को शतक त्रय का लेखक कहा जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं। नित्य शतक है, वैराग्य शतक है और श्रृंगार शतक है और सब में 100, 110, 111 ऐसे श्लोक हैं। इसीलिए इनको शतक त्रय का जन्मदाता कहा जाता है। और इनका एक व्याकरण ग्रंथ है वाक्यपदियम। वाक्यपदियम भी इनका ग्रंथ है। और एक अमरूक शतक है, उसके रचनाकार अमरूक जी हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शतक त्रय के लेखक हैं तो भर्तृहरि जी हैं। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 62 और 62 में देखें तो पूछ रहे हैं कि त्रिवर्ग में होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 3 वर्ग पूछा थी, 4 को दिया थी, कट जाएगा। मोक्ष, अर्थ, काम यह भी कट जाएगा। अधर्म, अर्थ, काम। प्रश्न नंबर 62 में अगर देखा जाए तो यह वाला विकल्प सही है। धर्म है, अर्थ है, काम है। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 63 में कि काव्य के प्रमुख भेद होते हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 2 भेद होते हैं, बी में कह रहे हैं कि 3 होता है, सी में कहते हैं 4 होता है और डी में कह रहे हैं कि 5 होता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो काव्य के 3 भेद होते हैं। एक गद्य होता है, एक पद होता है और एक गद्य पद दोनों होते हैं। तो प्रश्न नंबर 63 में गद्य पद क्या है? गद्य पद और गद्य पद जो चंपू काव्य में आते हैं। तो काव्य के भेद देखा जाए तो 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 64 को देखें तो कह रहे हैं गद्य मुक्त है पदबंध से, अलंकार से, रस से या इसमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो जो गद्य होता है, जो गद्य जो होता है वह पद बंध से मुक्त होता है। किससे होता है? पद बंध से मुक्त होता है। अलंकार से नहीं, रस से नहीं, वह पद उसमें नहीं होता है। वह गद्य ही गद्य होता है जिसमें लिखा होता है सीधे सीधे, जिसमें कोई दोहा हुआ, कविता उविता नहीं होता है। तो पद बंध से मुक्त होता है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 65 और 65 में कह रहे हैं गेयता शून्य रचना है, गद्य में कि पद में कि चंपू काव्य में कि नाटक में। तो प्रश्न नंबर 65 में देखा जाए तो गेयता शून्य होता है। तो पद में भी गेय कर सकते हैं अथा गा सकते हैं। चंपू जो होता है उसमें भी गद्य पद होता है और नाटक में भी गेय होता है, लेकिन गद्य में गेयता शून्य होता है। गद्य में कोई आप गा नहीं सकते हैं। प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब पूछ रहे प्रश्न नंबर 66 और 66 में कह रहे हैं गीत काव्य में वर्णन होता है। ऑप्शन ए समस्त जीवन का, बी जीवन के एक पक्ष का, सी दुखों का और डी सुखों का। तो जो गीत काव्य होता है वह समस्त जीवन का नहीं होता है, न दुख सुख का होता है। वह जीवन के एक पक्ष का वर्णन किया जाता है गीत काव्य में। प्रश्न नंबर 66 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखें तो 67 में पूछ रहे हैं
कि सर्गबंधो महाकाव्यम त्रैको नायकः सुरः किसके लक्षण से संबंधित है। सर्गबंध जो होते हैं महाकाव्य, तो यहाँ पे महाकाव्य बता ही रहे हैं कि सर्गबंधो महाकाव्य त्रैको नायकः सुरः किसके लक्षण से संबंधित हो। सर्गबंध भी होना चाहिए, महाकाव्य भी हो, और उसका नायक जो है वो असुर अर्थात देवता होना चाहिए। गद्य काव्य है कि महाकाव्य है कि नाटक है कि चंपू काव्य, तो गद्य काव्य नाटक चंपू काव्य नहीं, महाकाव्य ही होता है। और महाकाव्य के जो नायक होते हैं वो असुर अर्थात देवता होते हैं। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 68 में कह रहे हैं कि महाकाव्य में कम से कम सर्ग होते हैं। ऑप्शन ए करें 7 सर्ग होते हैं, बी करें 5 होते हैं, सी करें 8 होते हैं और डी करें कि 10 होते हैं। तो अधिक से अधिक हम लोग देखें तो हर्बिजम जो है वो 50 सर्गों का में निबंध महाकाव्य है। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कम से कम सर्ग होने चाहिए, तो महाकाव्य के लिए कम से कम सर्गों की संख्या 8 मानी गई है। महत्वपूर्ण रूप से 8 सर्ग होने चाहिए तो महाकाव्य के अंतर्गत आता है, तो कम से कम 8 सर्ग। प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 69 में देखें तो 69 में कह रहे हैं कि जहाँ अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता है उसे कहते हैं गद्य कहते हैं कि पद कहते हैं कि चंपू कहते हैं कि गद्य पद कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 69 और 69 में देखा जाए तो जहां अक्षरों का निश्चित विधान नहीं होता है उसे गद्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 70 और 70 में कह रहे हैं कि जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण नहीं होते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए गीत काव्य कहते हैं, बी कह रहे हैं कि चंपू कहते हैं, सी कह रहे हैं कि नाटक कहते हैं और डी कह रहे हैं कि डीम कहते हैं। तो इसमें अगर कोई महाकाव्य में अगर समस्त लक्षण नहीं होते हैं तो उसे गीत काव्य कहा जाता है। जैसे महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य है, तो यह गीत काव्य के अंतर्गत आता है। ऋतु संहार यह भी गीत काव्य के अंतर्गत आता है। तो ये बता रहे हैं कि जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण नहीं होते हैं उसे गीत काव्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 71 और 71 में कह रहे हैं कि मुक्तक काव्य आधारित होता है। ऑप्शन ए प्रसंग पर, बी संदर्भ पर, सी वर्ण पर और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 71 में हम देखें तो यह जो मुक्तक काव्य होता है वह प्रसंग पर आधारित होता है। अब मुक्तक काव्य जैसे नीति शतक है वह मुक्तक काव्य है, महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है। तो मुक्तक काव्य मतलब को प्रसंगों पे होता है, उसमें एक एक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होता है। एक श्लोक से दूसरे श्लोक में कथा जो कहानी चाहे कुछ भी हो उससे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, तो मुक्तक काव्य होता है। मुक्तक काव्य जो होता है वो प्रसंग पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 72 और 72 में कह रहे हैं कि किस स्मृति ग्रंथ को कानूनी ग्रंथ माना गया है। ऑप्शन दे रहे हैं कि नारद स्मृति को, बी करें मनु स्मृति को, सी करें याज्ञवल्क्य स्मृति को और डी करें इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 72 और प्रश्न नंबर 72 में देखा जाए तो यह कानूनी ग्रंथ के रूप में मनु स्मृति को माना जाता है। मनु स्मृति जो है यह मनु ऋषि द्वारा विरचित थी और इसको पुराने ज़माने में लोग एक कानूनी किताब की तरह मानते थे और इसी के कानून का मतलब पालन भी करते थे। जैसे हम लोगों का बहुत इसमें देखा जाए तो यह जो वर्ण विभेद है, जैसे कि कोई वर्ण में ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उनका कैसे कैसे कर्म है, क्या क्या उनके साथ होना चाहिए ना, तो बहुत यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बहुत कुरीतियाँ भी हैं। तो इस रीति कुरीति को देखा जाए तो कानूनी ग्रंथ के अंतर्गत मनु स्मृति ही आता था। प्रश्न नंबर 72 में और जो मनु ऋषि हैं इनको माना जाता है कि हम सभी इन्हीं के वंशज हैं। जो मनु हैं उन्हीं से सब जगत पैदा हुआ है और उन्हीं के सभी हम लोग वंशज माने जाते हैं। तो उन ऋषि के द्वारा यह लिखा गया मनु स्मृति था। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 की बात करें तो 73 में कह रहे हैं कि बुद्ध चरितम का प्रमुख रस है करुण रस है कि वीर रस है कि श्रृंगार रस है कि शांत रस है। प्रश्न नंबर 73 और जब बुद्ध चरितम की बात कर रहे हैं तो बुद्ध चरितम अश्वघोष जी की रचना है और सौंदरानंद भी अश्वघोष जी की रचना है। बुद्ध चरितम का प्रमुख रस जो है वह शांत होता है, जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में बतलाया गया है। लगभग 28 सर्गों में यह निबद्ध है। तो प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 74 और 74 में कह रहे हैं कि काव्य में कितने रस माने गए हैं।
6 माने गए हैं कि 8 माने गए हैं कि 9 माने गए हैं कि 10 माने गए हैं। तो हमारे मुनियों ने जो काव्य में रसों की संख्या जो मानते हैं वह काव्य में कुल 9 रस को मानते हैं। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि 9 रस माने गए हैं। प्रश्न नंबर 75 और 75 में कह रहे हैं कि बृहत कथा के लेखक हैं। तो कह रहे हैं कि गुडार्ध हैं कि क्षेमेंद्र हैं कि विष्णु शर्मा है। तो विष्णु शर्मा की एक कथा है, उनका पंचतंत्र है विष्णु शर्मा जी का, और यह तो इनकी कई रचनाएं हैं और उसमें से चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो यह नहीं है। बृहत कथा के लेखक क्षेमेंद्र जी नहीं है, यह वार्तिकार भी हैं और इन्होंने और भी रचना की है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र है और उसमें बृहत कथा गुडार्ड की रचना मानी जाती है। किसकी रचना मानी जाती है? गुडार्ड की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 76 में कह रहे हैं कि डिम का प्रधान रस होता है श्रृंगार होता है कि वीर होता है कि अद्भुत होता है कि रौद्र होता है। तो डिम का प्रधान रस जो होता है वह रौद्र होता है। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 77 में कह रहे हैं डिम के नायकों की संख्या होती है। डिम में जो नायक होते हैं उनकी संख्या 16 होती है कि 10 होती है कि 7 होती है कि 12 होती है। तो प्रश्न नंबर 77 में देखा जाए तो डिम में नायकों की संख्या 16 मानी गई है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 78 और 78 में कह रहे हैं कि ईगा मृग का नायक होता है, चंचल होता है कि वीर होता है कि धीरोदात्त होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो नायक की कोटि देखा जाए तो चार प्रकार के नायक होते हैं। उन 4 कोटि के नायक होते हैं। धीरोदात्त होते हैं, धीरोदत्त होते हैं, धीर प्रशांत होते हैं और धीर ललित होते हैं। तो ईगा मृग का नायक हमको बताना है। तो ईगा मृग का जो नायक होते हैं वह धीरोदात्त कोटि के होते हैं। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा सी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 79 में देखें तो कह रहे हैं अंग का नायक होता है, वीर पुरुष होता है कि धूर्त पुरुष होता है कि चंडाल पुरुष होता है कि साधारण पुरुष होता है। प्रश्न नंबर 69 और 69 में देखा जाए तो अंक का जो नायक होता है, जैसे एकांक अंक का होता है, तो अंकों की बात कर रहे हैं तो अंक का नायक साधारण पुरुष होता है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 80 और 80 में कह रहे हैं कि बीथी की वृत्ति होती है, कौशिकी वृत्ति होती है कि कौमुदी वृत्ति होती है कि देवमती वृत्ति होती है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 80 में देखा जाए जो बीथी होती है तो बीथी की वृत्ति कौशिकी वृत्ति होती है। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा ये सही होता है। हम प्रश्न नंबर 81 और 81 में देखें तो कह रहे हैं कि प्रहसन का मुख्य रस होता है। ऑप्शन ए करुण रस होता है, बी कह रहे हैं श्रृंगार होता है, सी कह रहे हैं कि हास्य होता है और डी कह रहे हैं कि अद्भुत होता है। तो जब प्रहसन ही है तो प्रहसन जो होता है उसका मुख्य रस हास्य होता है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 82 और 82 में कह रहे हैं कि विक्रम उर्वशियम की विधा है। विक्रम उर्वशियम की कौन सी विधा है? नाटक है कि रूपक है कि त्रोटक है कि इनमें से कोई नहीं है। तो विक्रम उर्वशियम जो है वह त्रोटक के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। विक्रम उर्वशियम जो है वह उर्वशी की कहानी है, तो यह त्रोटक के अंतर्गत आता है और यह रचना महाकवि कालिदास जी की है। महाकवि कालिदास जी ने 3 रूपकों की रचना की है, जिसमें से मालविकाग्निमित्रम है, विक्रम उर्वशियम है और अंतिम उनका रूपक जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल है। 2 रचनाएं उनकी महाकाव्य है, जैसे कुमार संभव है, रघुवंशम है, या 2 महाकाव्य हैं। एक गीति काव्य है ऋतु संहार और एक खंड काव्य और गीति काव्य दोनों के अंतर्गत आता है मेघदूत। तो यहाँ पे देखा जाए तो विक्रम उर्वशियम की विधा पूछी गई है, तो यह त्रोटक के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 का देखें तो कह रहे प्रकरण का प्रधान रस होता है। प्रकरण का प्रधान जैसे मृच्छकटिकम है तो यह प्रकरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे रहे हैं कि श्रृंगार रस होता है कि करुण रस होता है कि हास्य होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसमें प्रकरण जो होता है वह श्रृंगार रस प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा ये सही होता है और उसमें श्रृंगार जैसे मान लीजिए मृच्छकटिकम, और मृच्छकटिकम का जो नायक है वह चारुदत्त है और चारुदत्त बेचारा ब्राह्मण होता है और उसकी पत्नी धूता होती है, लेकिन उसकी जो प्रेमिका होती है वसंत सेना होती है जो एक गणिका होती है। तो इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द में कहानी घूमती है, श्रृंगार रस प्रधान प्रकरण होता है। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा ये सही होता है।
प्रश्न नंबर 84 और 84 में पूछ रहे हैं कि भाड़ का अंक होता है 1 होता है कि 3 होता है कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं। तो यह सब आप लोग विदित ही होंगे कि भाड़ 1 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 85 में देखें तो कह रहे हैं भाड़ की वृद्धि होती है, कौशिकी होती है कि कौमुदीय होती है कि भारतीय होती है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 85 में देखा जाए तो भाड़ की जो वृद्धि होती है वह भारतीय होती है। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 86 कह रहे हैं कि व्यायोग की कथा वस्तु होती है, इतिहास प्रसिद्ध है कि युद्ध प्रसिद्ध है कि धर्म प्रसिद्ध है कि इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 86 में देखा जाए तो व्यायोग का जो कथा वस्तु होती है वह इतिहास प्रसिद्ध होती है, युद्ध प्रसिद्ध धर्म प्रसिद्ध नहीं होती है। वह व्यायोग का कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध हो। प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो 87 में कह रहे हैं कि समवाकार में संधि का अभाव होता है, विमर्श का होता है कि आयाति का होता है कि निर्वहन का होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 87 में देखा जाए तो समवाकार संधि का अभाव विमर्श का होता है। किसका होता है? विमर्श का। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 88 और 88 में कहेंगे कि समवाकार के प्रथम अंक में संधियां होती हैं, 3 होती हैं कि 2 होती हैं कि 5 होती हैं कि 10 होती हैं। तो समवाकार के प्रथम अंक में अगर संधियों की संख्या देखा जाए तो 2 संधि होती है, 2 संधि के अंतर्गत प्रथम अंक में आता है समवाकार का। तो प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखें तो 89 में कह रहे हैं कि समवाकार में मुख्य रस होता है, वीर रस होता है कि करुण रस होता है कि शांत रस होता है कि हास्य रस होता है। प्रश्न नंबर 89 में समवाकार का मुख्य रस जो होता है वह वीर रस होता है। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में पूछ रहे हैं कि डिम में अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं कि 4 अंक होते हैं कि 3 अंक होते हैं कि 5 अंक होते हैं। तो डिम में देखा जाए तो कुल 4 अंक होते हैं, 4 अंकों वाला यह डिम होता है। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 91 और 91 को देखें तो कह रहे हैं कि इहा मृग की संधियों की संख्या है। इहा मृग की संधियां कौन सी, कितनी संख्या होती है? 5 होती है कि 3 होती है कि 7 होती है कि 8 होती है? तो ईगा मृग में कुल 3 संधियां होती हैं। संधियों की संख्या कितनी है? 3 है। प्रश्न नंबर 91 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 कह रहे हैं कि यहाँ मृग में अंकों की संख्या होती है, यहाँ मृग में अंकों की संख्या होती है 3 होती है कि 4 होती है कि 5 होती है कि 7 होती है? तो प्रश्न नंबर 92 में देखा जाए तो यहाँ मृग में कुल 4 होती, 4 अंकों की संख्या होती है। प्रश्न नंबर 92 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 93 देखें तो 93 में कह रहे हैं अंक का रस होता है, करुण रस होता है कि रौद्र होता है कि भयानक होता है कि वीर होता है? प्रश्न नंबर 93 में देखा जाए तो अंक का रस जो होता है वह करुण रस होता है। प्रश्न नंबर 93 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 94 और 94 में कह रहे हैं कि निंदनीय पुरुषों का कवि कल्पित वृत्तांत कहलाता है, डिम कहलाता है कि व्यायोग कहलाता है कि प्रहसन कहलाता है कि न्यायोग कहलाता है? प्रश्न नंबर 94 में देखा जाए तो जो निंदनीय पुरुष होते हैं उनका कवि कल्पित जब वृत्तांत होता है वह प्रहसन के अंतर्गत आता है, प्रहसन कहलाता है। प्रश्न नंबर 94 का विकल्प हमारा सी सही होता है। हम प्रश्न नंबर 95 में देखें तो 95 में कह रहे हैं कि स्वप्न वासोदत्तम में किसका अभाव है? पात्रों का अभाव है कि नायिका का अभाव है कि नांदी का अभाव है कि इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे देखें स्वप्न वासोदत्तम, और जो स्वप्न वासोदत्तम है यह भास जी की रचना है। संस्कृत साहित्य में भास जी के कुल 13 नाटकों का योगदान है और स्वप्न वासोदत्तम जो है यह भी उन्हीं की रचना है। अगर यहाँ पे देखा जाए स्वप्न वासोदत्तम का नायक है तो उदयन होता है, अगर वही आ जाए कि वासोदत्ता का जो नायक है वह कंदर्प केतु होता है। वासोदत्ता जो है वो सुबंधु जी की रचना है और स्वप्न वासोदत्तम जो है वह भास जी की रचना है। जिसमें पात्रों की पूछा किसका अभाव है तो पात्रों का अभाव है नहीं, पात्रों का, नायिका का नहीं, इसमें नांदी का अभाव है। किसका है? नांदी पाठ जो होते हैं तो नांदी का इसमें अभाव है। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
प्रश्न नंबर 96 और 96 में कह रहे हैं कि बुद्ध चरितम में छंद है, उपजाति है कि अनुष्टुप है कि आर्या है कि वंशस्थ है। तो बुद्ध चरितम अश्वघोष जी की रचना है और बुद्ध चरितम, तो बुद्ध चरितम और यहाँ पे चरित जो होता है, जैसे उत्तराम चरितम है, बुद्ध चरितम है, तो चरितम का मतलब होता है कि विशेष व्यक्ति, जैसे भगवान रामचंद्र जी के जीवन के बारे में। चरित मतलब होता है कि जीवन वृत्तांत, जैसे बुद्ध चरितम है तो भगवान बुद्ध के चरितम माने जीवन के वृत्तांतों को कबीर जी ने क्या किया है, इसमें बतलाया है। जो इसके रचनाकार हैं अश्वघोष जी। और यही उत्तरामचरितम में भभूति जो द्वारा विरचित है, तो उसमें भगवान राम के जीवन के बारे में चरित और चरितम और चरित्र में अंतर होता है। चरितम जहाँ होता है तो चरितम में जीवन का वृत्तांत पाया जाता है, और जहाँ चरित्र होता है वहाँ व्यक्तिगत स्वभाव को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे बुद्ध चरितम लिखे हैं। और बुद्ध चरितम में छंद पूछ रहे हैं कि कौन सी छंद है, तो बुद्ध चरितम में सबसे आदि छंद जिसको कही जाती है अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद जो है यही आदि छंद है। आदि कवि वाल्मीकि हुए, आदि रचना जो है वह रामायण है, और आदि छंद जो है वह अनुष्टुप छंद कहलाते हैं। जब वाल्मीकि स्नान करते समय उस क्रौंच पंछी के रुदन पर जो श्लोक बताए, उस बहेलिया को जो बोले हुए हैं, वह पहला श्लोक अनुष्टुप छंद में ही बोले हैं। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 97 में कह रहे हैं कि प्रकरण में अंकों की संख्या होती है। तो प्रकरण की बात करें तो आप सब विदित होंगे कि प्रकरण में कुल 10 अंक होते हैं। कितने संख्या होती है? 10 अंक है। ऑप्शन दिया है 8 है, 5 है, 4 है, लेकिन प्रकरण में अंकों की संख्या सीधे सीधे 10 होती है। प्रश्न 97 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 98 और 98 में कह रहे हैं बीट होता है भाड़ में कि प्रकरण में कि नाटक में कि गीत काव्य में। बीट किस में होता है? नाटक में नहीं होता है। प्रकरण में बीट भाड़ में होता है। प्रश्न नंबर 98 में देखा जाए तो बीट जो होता है वह भाड़ में होता है। प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 99 और कह रहे हैं कि भाड़ की कथा वस्तु होती है, कभी कल्पित होती है कि वीर कल्पित होती है कि सौंदर्य कल्पित होती है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने इसी क्लास में चर्चा किए थे कि जो भाड़ होता है वह जो उसका जो होता है वह कभी कल्पित होता है, कभी कल्पित होता है, कवि के द्वारा अपनी कल्पना होती है। और जो भाड़ होता है उसकी वृत्ति भारतीय होती है, और भाड़ जो होता है उसका एक ही अंक होता है। तो एक अंक वाला भाड़ होता है, भारतीय वृत्ति वाला भाड़ होता है, और कभी कल्पित जो होता है वह भी भाड़ होता है। तो प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा ए सही होता है, कभी कल्पित। प्रश्न नंबर 100 और 100 में कह रहे हैं कि व्यायोग का नायक होता है, धीरोदत्त होता है कि धीरोदात्त होता है कि धीर ललित होता है कि धीर शांत। धीर शांत गलत लिखें, धीर प्रशांत होता है। तो यह नायकों की 4 कोटि है, धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। और इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे अगर उत्तम कोटि का नायक माना जाता है तो धीरोदात्त कोटि का माना जाता है। और लेकिन व्यामायोग में पूछ रहे हैं कि व्यायोग का नायक है तो वह धीरोदत्त कोटि का। किस कोटि का है? धीरोदत्त कोटि का है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा ए सही होता है। आज की कक्षा में 100 प्रश्न यहीं तक ले हम रुकते हैं। क्लास कैसी लगी, हमारी प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर इसी प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।